रासायनिक विकास, जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड आधुनिक जो वाद है, जिसको जीव रसायनवाद कहते हैं, उसका पहला चरण है रासायनिकवाद। इसके कुछ बिंदुओं को आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। इसके आगे जो बिंदु है उसको देखते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण। जो सरल यौगिक बने थे वो सरल यौगिक आपस में क्रिया करके विभिन्न प्रकार के जटिल यौगिकों का निर्माण किए, है ना। इन जटिल यौगिकों का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उस समय का आदि वातावरण, जो आदि परिस्थिति थी, है ना, उसका तापमान, उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। जैसे जैसे तापमान कम होता गया, ये सरल यौगिक जो है आपस में क्रिया करके इन जटिल यौगिकों का निर्माण करना शुरू कर दिए। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बनों का निर्माण। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हों, है ना, उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सभी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जैसे जैसे तापमान, पृथ्वी का तापमान कम होता गया, वैसे वैसे ये हाइड्रोकार्बन जो है आपस में सक्रिय मूलकों का निर्माण करना शुरू कर दिए। वो सक्रिय मूलक क्या है? जैसे CH मूलक हो गया या फिर CH2 मूलक हो गया। इन मूलकों को कहते हैं सक्रिय मूलक, है ना। ये सक्रिय मूलकों का निर्माण कैसे हो रहा है? जैसे मीथेन है, इस मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए, CH4 में से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया जाए, तो इसमें क्या बनेगा? CH3, एक मूलक बना। इस मूलक को क्या कहेंगे? मैथिल मूलक। मैथिल मूलक क्यों कहेंगे? किससे बना है ये? मीथेन से। तो मीथेन के ई को हटा दिया और उसके स्थान पर क्या जोड़ दिए? YL जोड़ दिए, मैथिल हो गया वो, है ना। दूसरा C2H6, इसमें से यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो इससे एक मूलक बनेगा C2H5, इसको कहते हैं एथिल मूलक। एथिल मूलक क्यों कहेंगे? क्योंकि किससे बन रहा है वो? ईथेन से बन रहा है। तो ईथेन की ई को हटाकर YL जोड़ दिए, एथिल हो गया, और हाइड्रोजन को हटा दिया। तो इस तरीके से जो यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों को हम कहते हैं मूलक। और इन मूलकों पर यदि किसी क्रियात्मक समूह को जोड़ दिया जाए तो उससे बनता है जटिल कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अब यहाँ पे जो सक्रिय मूलक है, जिसको हम पहले लिखे हैं, CH हो गया, CH2 हो गया, यदि इनके बीच हम आपस में क्रिया कराएं, CH प्लस CH इज इक्वल टू HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि दो सक्रिय मूलक CH और CH, इन दोनों को आपस में क्रिया कराएं तो क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा, है ना। ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकता हाइड्रोजन बंध द्वारा संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि कार्बन की एक संयोजकता तो हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट हो रहा है और बाकी 3 संयोजकताएं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट हो रहे हैं, है ना। इसी प्रकार दूसरा मूलक हो गया CH2 और CH2, इन दोनों को आपस में हम क्रिया कराएं तो ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाएंगे H2C डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एथिलीन, है ना। पहले बना एसिटिलीन, दूसरा बना एथिलीन। एथिलीन भी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध हैं? 2 बंध हैं। हमें मालूम है एक कार्बन की संयोजकता कितना होता है? एक कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। क्यों 4 होता है? क्योंकि इसके महत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और इसको अपने अष्टक को पूरा करना है ना, या अपने वैलेंसी संयोजकता कोश को इलेक्ट्रॉनों से भरना है, तो कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? और कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? अष्टक का मतलब 8 होना चाहिए, कितना है? 4, है ना। तो 4 की और आवश्यकता होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो ये दान कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो यहाँ पर साझेदारी करके जो है एक सहसंयोजक बंध बनाता है। वो सहसंयोजक बंध को हम सिंगल बंध के द्वारा या द्विबंध के द्वारा या फिर त्रिबंध के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार
जो CH2 समूह है, CH2 प्लस CH2 ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके CH4 प्लस हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस भी कर सकते हैं। सॉरी, यहां पर CH2 और CH2 आपस में क्रिया करके एक कार्बन परमाणु को रिमूव करके मीथेन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, CH2 मूलक और CH2 मूलक ये दोनों मूलक आपस में क्रिया किए और कार्बन के परमाणु को क्या कर दिए, अलग कर दिया, और अलग करके किसमें बदल गए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। पहले बना असंतृप्त, फिर दूसरा बना असंतृप्त, और फिर अगला स्टेप में क्या बन रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन रहा है। उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या नाम देंगे, मीथेन, है ना, जिसको मार्श गैस कहते हैं। अब ये जो मीथेन है CH4 के दो अणुओं को जो है आपस में यदि क्रिया कराया जाए, मीथेन के दो अणुओं को यदि आपस में क्रिया कराया जाए तो ये दोनों जो अणु जो है वो आपस में क्रिया करके फिर से क्या बनाते हैं, एसिटिलीन बनाते हैं। HC डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 4 दूनी 8, 8 में 2 निकल गया, है ना, तो कितना बचा हुआ है, 6। तो ये 6 हाइड्रोजन परमाणु को या 3 हाइड्रोजन अणु को क्या करते हैं, निष्कासित कर देता है। इस प्रकार हमारे वातावरण में हाइड्रोजन की उत्पादन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रकार हो रहा है, मीथेन जो है मीथेन के दो अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके एसिटिलीन बना रहे हैं, और एसिटिलीन बनाने के साथ साथ क्या मुक्त कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। मीथेन किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में, है ना। एसिटिलीन किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। उसी प्रकार एथिलीन किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। क्यों गैसीय अवस्था में, क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। ठीक है ना, इस कारण वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में, है ना। अब धात्विक जो कार्बाइड्स हैं वो भाप के साथ क्रिया करके सक्रिय यौगिक बनाते हैं। इसके अंतर्गत अब दूसरा देख लेते हैं, हाइड्रो कार्बनों के व्युत्पन्नों का निर्माण। जटिल कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों का निर्माण। तो जो पहले चरण में बने हुए जटिल कार्बनिक यौगिक हैं या संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया यदि जल के साथ कराई जाए या किसी दूसरे यौगिक के साथ कराई जाए, है ना, तो वो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनाते हैं। जैसे अभी हमने एक यौगिक पढ़ा CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन। ये एसिटिलीन के साथ यदि हम जल की क्रिया कराएं, जल का अणुसूत्र होता है H2O, तो इसमें से इसके 2 भाग होते हैं, है ना। इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं HOH। अब इसके 2 भाग हो गए, एक भाग ए हो गया, दूसरा भाग ए हो गया। पहला भाग जो है पहले कार्बन के साथ और दूसरा भाग जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो कितने बंध हैं, 3 बंध है ना, वो 3 बंध में से एक बंध टूट जाएगा और उस कंडीशन में ये हो जाएगा C2 CH3CHO, जिसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। क्यों एसिटल्डिहाइड कहा इसको बोल रहे हैं, क्योंकि पहले मूलक है और उसके बाद कार्बनिक क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, CHO जहां पर लगा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से किसका निर्माण हुआ, हाइड्रोकार्बनों के जो व्युत्पन्न है ना, उन व्युत्पन्नों का निर्माण हुआ। उसके बाद अगला चरण देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण, प्रोटीन्स का निर्माण, वसी अम्लों का निर्माण।
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वशी अम्ल का निर्माण। जो पहले दो चरणों में बने हुए जो कार्बनिक यौगिक है ना, जो सरल कार्बनिक यौगिक है और उनके जो व्युत्पन्न है, वही व्युत्पन्न आपस में क्रिया करके क्या बनाए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वशी अम्लों का संश्लेषण किए या निर्माण किए। जैसे अभी हमने एक यौगिक बनाया था CH3CHO, क्या कहते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के दो अणुओं को आपस में हम क्रिया कराएं, CH3CHO और CH3CHO, ये दो अणु हो गए, इन दोनों अणुओं का आपस में क्रिया कराया जाए तो एक तीसरा नया यौगिक बनता है, CH3CHOH CH2CHO, इसको कहते हैं एल्डोल। और यहां पर जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को कहते हैं संघनन। कौन सी क्रिया कहते हैं, संघनन। संघनन का मतलब होता है दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में क्या हो जाए, संगुणित हो जाएं और उस एक नया यौगिक बनाएं। तो यहां पर एक नया यौगिक बना, किसके किसके क्रिया से, एसिटल्डिहाइड के दो अणुओं के एक संघनन होने से या संघनित होने से एक नया यौगिक बना, जिसमें कार्बन कार्बन नए बंध का निर्माण तो हुआ ही, और साथ में जो नया यौगिक बना इसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एक एल्कोहलिक समूह है और दूसरा एल्डिहाइडिक समूह है। मतलब उस यौगिक में, उस जटिल यौगिक में दो गुण आ गए। कौन कौन से गुण आ गए, एल्कोहल का भी गुण आ गया और एल्डिहाइड का भी गुण आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सरल यौगिक हैं वो आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जटिल यौगिक बना रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया एल्कोहल के साथ कराएं, CH3CHO प्लस C2H5OH, पहला हो गया एसिटल्डिहाइड और दूसरा हो गया एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। इन दोनों को जब आपस में क्रिया कराया जाता है तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, CH3COO C2H5 प्लस एक अणु मुक्त करते हैं H2O। तो यहां पर जो नया यौगिक बना, ये नया यौगिक क्या कहलाता है, एस्टर, है ना, जिसका क्या नाम है, एथिल एसीटेट। इसको हम पढ़ते हैं एथिल और यहां से यहां तक को पढ़ते हैं एसीटेट। तो नया यौगिक बन गया। ठीक है, ये समस्त यौगिक कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, हमारे शरीर की कोशिका में मौजूद हैं। तो जब ये यौगिक जो है आपस में फिर से क्रिया करेंगे तो इससे और क्या बनेगा, जटिल यौगिक बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, जैसे फॉर्मल्डिहाइड SCHO, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, है ना। फॉर्मल्डिहाइड नाम क्यों पड़ा है इसका, क्योंकि किससे बना हुआ है, फॉर्मिक अम्ल से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के दो अणुओं को यदि हम बहुलीकरण कराएं, इनका यदि बहुलीकरण कराया जाए, बहुलीकरण का मतलब होता है दो सरल एकलकों को आपस में क्या करना, जोड़ना, जिससे एक जटिल यौगिक बनता है जिसमें किसी भी उपजात अणु का निष्कासन नहीं होता। उस अणु को कहते हैं बहुलक और उस क्रिया को कहते हैं बहुलीकरण। तो जब एसिटल्डिहाइड के फॉर्मल्डिहाइड के दो अणुओं का बहुलीकरण कराया जाता है तो एक नया यौगिक बनता है CH3OH CH2 CHO। फिर से इसमें कितने गुण आ गए, दो गुण आ गए, है ना। एक तो एल्कोहल का गुण आ गया और दूसरा एल्डिहाइड का। ठीक है, इस तरीके से इनका निर्माण हुआ। अब इसी समय जो है बहुत सारे ऐसे कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न है वो आपस में क्रिया करके कौन कौन से यौगिक बनाए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, जैसे C6H12O6 बना, प्रोटीन बने, है ना। प्रोटीन में होता क्या है, NH2CHRCOOH। एक
यौगिक है जिसको हम कहते हैं एमिनो अम्ल। ये क्या यौगिक है? एमिनो अम्ल, है ना। इसका भी निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? सरल यौगिक, जैसे इसमें एमीन समूह हो गया, है ना। एमीन समूह का निर्माण किससे हुआ? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से। फिर CH और COH, ये तो एस्टल्डिहाइड है, मतलब एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये समूह जो है आपस में क्रिया करके एक यौगिक बना है जिसको हम कहते हैं एमिनो अम्ल। अब इस एमिनो अम्ल का क्या कराएं हम? बहुलीकरण कराएं। ये जो एमिनो अम्ल है इसके दो अणु का यदि हम बहुलीकरण कराएं, NH2CHR प्लस HNHCH R और COOH, ये दो अणु हो गए, है ना। इन दोनों अणुओं को हम क्या करा रहे हैं? बहुलीकरण करा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन। जब इनका दोनों का बहुलीकरण कराया जाता है तो यहां से क्या करते हैं? ये दोनों जल के कणु का निष्कासन करते हैं, है ना। जल के कणु बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? इस तरफ बच गया NH2CHRCO और यहाँ बच गया NH और CHR, इधर बच गया COOH, है ना। एक यहाँ पर एक नया बंध बना CONH। इस बंध को कहते हैं पेप्टाइड बंध। और यही पेप्टाइड बंध का यदि हम बहुलीकरण कर रहे हैं, ठीक है, ये दो अणुओं को आपस में हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर एक नया यौगिक बना, नया यौगिक बना तो उसके बीच एक नया बंध भी बना। वो बंध क्या हो गया? CONH, है ना, जिसको कहते हैं पेप्टाइड बंध। अब इसका बहुलीकरण फिर से कराया जाए तो क्या बनेगा? प्रोटीन। NH2CHRCONH CHRCOOH के N अणुओं का क्या कराया जाए? बहुलीकरण कराया जाए। तो यहां पर बनेगा NH, इधर एक श्रृंखला खुल जाएगा, चलिए इसको नीचे भी लिख देते हैं। एक श्रृंखला इधर खुल जाएगा NH, फिर CHR CONH होल N CHR और CO, वो इधर एक श्रृंखला खुल जाएगा। इस यौगिक को कहते हैं हम पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन। इस यौगिक को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, जहां पर N इज इक्वल टू, N के बराबर कितना हो सकता है? 100 हो सकता है या 100 से ऊपर हो सकते हैं। मतलब 100 पेप्टाइड अणुओं को या 100 से अधिक पेप्टाइड अणुओं को आपस में क्या कराया जाए? बहुलीकरण कराया जाए तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक पानी में कहना चाहिए पूरी क्रिया कहाँ हो रही है? जल में हो रही है ना। जल में ये रासायनिक तत्व या हमारी पृथ्वी में ये रासायनिक तत्व आपस में सरल यौगिक जो है, सरल अणु जो है आपस में क्रिया करके जटिल यौगिक, और जटिल यौगिक जो है आपस में क्रिया करके उससे भी जटिल यौगिकों का निर्माण करना शुरू कर दे। तो उससे क्या क्या बना? कार्बोहाइड्रेट भी बना, प्रोटीन बना, इसी प्रकार वशी अम्लों का निर्माण हुआ। अब अगला चीज देख लेते हैं इसका। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण। इससे पहले जो कार्बनिक यौगिक बने थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वशी अम्ल, है ना, ये कार्बनिक यौगिक और जो क्या बोलते हैं अपना प्रोटीन इत्यादि जो है क्रिया करके फिर से जटिल यौगिकों का निर्माण किए।
जिनको हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। इस न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? DNA और RNA। इनको न्यूक्लिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर में जो कोशिका है उस कोशिका के केंद्रक के अंदर, ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल। इनका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण हुआ। अब अगला चरण देख लेते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीनों का निर्माण। न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण का मतलब होता है ये जो डीएनए और आरएनए बने हुए हैं, है ना, ये डीएनए और आरएनए में जो है, और इससे पहले क्या बने थे? प्रोटीन बने थे, ठीक है। प्रोटीन में एक विशेषता पाया जाता है, उसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा जो होता है वो जल से स्नेह करता है, दूसरा सिरा जल का विरोध करता है। तो प्रोटीन के बहुत सारे अणु जो है आपस में संगुणित हो गए और संगुणित होकर इन न्यूक्लिक अम्लों के साथ क्रिया कर ली है, ठीक है। जैसे डीएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों आपस में क्रिया किए तो क्या बनेगा? नया यौगिक न्यूक्लियो प्रोटीन। तब हमारे जो केंद्रक, हमारे शरीर की कोशिका में या जीव शरीर के जो कोशिका में केंद्रकीय अम्ल है डीएनए और आरएनए, इनमें से कोई भी एक, जैसे हम डीएनए को ही ले लिए, है ना, डीएनए जो है प्रोटीन से क्रिया किया और क्या बनाया? न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। हमारे शरीर में जो गुणसूत्र हैं, मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्र है वो भी क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन अर्थात किससे बना हुआ है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे शरीर में जो गुणसूत्र है ये क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जो किससे बना हुआ है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये दोनों आपस में, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाए जिसको हम कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, ठीक है। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। कितनी होती है? 23 जोड़े। उनका निर्माण किस प्रकार हुआ है? डीएनए अर्थात न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के आपस में क्रिया से। और ये भी किसका घटक है? जीवों का घटक है। जीवों के शरीर में यह हमेशा उपलब्ध है ना। इन्हीं से आगे जीवन जो है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण, तो ये जो डीएनए और प्रोटीन जो है आपस में क्रिया करके क्या बना लिए? न्यूक्लियो प्रोटीन बना लिए, ठीक है। इसी प्रकार गुणसूत्र और डीएनए जो है, गुणसूत्र में जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, अर्थात ये दोनों अणु जो है आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एक यौगिक बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं गुणसूत्र, या ये भी कहलाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन का एक उदाहरण हो गया, ठीक है। अब चूंकि पूरी क्रिया कहाँ हो रहा है? जल में हो रहा है ना। तो जल में हो रहा है तो उस जिस जल में हुआ था उस जल को उस समय कार्बनिक सूप कहा गया था, कार्बनिक जैविक सूप कहा गया था। कार्बनिक जैविक सूप क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें वो समस्त गुण वो विद्यमान हैं जो एक जीव के शरीर में होता है या एक जीव के शरीर की कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए उस समय इन चीज़ों का जो निर्माण हुआ जिस स्थान पर, जिस पानी में, है ना, जिस तालाब में, उस तालाब के पानी को जो है जैविक सूप के नाम से जाना गया। अब अगला देखते हैं हम इसके अगला चरण को। पहला हो गया रासायनिक विकास, अब देखते हैं दूसरा कार्बनिक विकास। कार्बनिक विकास। अभी तक जो रासायनिक तत्व जो है वो आपस में क्रिया किए थे और क्रिया करके एक गर्म जैविक सूप बना लिए थे, है ना। अब उसके आगे ये कार्बनिक या फिर जैविक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है या विकास किस प्रकार होता है। तो इसमें सबसे पहला है कोशरवेट का निर्माण। आपको पहले बताया गया था कि प्रोटीन के अणु में
एक विशेष विशेषता क्या होता है कि इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा जो है जल से स्नेह करता है और दूसरा सिरा जल का विरोध करता है। तो उसके जो सिरे जो है सिरों में एक आकर्षण का गुण पाया जाता है। उस आकर्षण के गुण के कारण विभिन्न प्रोटीन के अणु जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके उसके साथ जुड़ते गए और जुड़ने के साथ साथ जटिल तंत्र का जो है या जटिल अणुओं का जो है निर्माण करना शुरू कर दिए। साथ ही प्रोटीन के अणु जो है अन्य जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उन जटिल कार्बनिक यौगिकों से जुड़कर जो है जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया, जिसको नाम दिया गया क्या, कोशरवेट। यही कोशरवेट को हम प्राथमिक जीव कहते हैं, क्योंकि इसी कोशरवेट से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई है, मतलब प्राथमिक जीव बना हुआ है। ठीक है ना। इस कोशरवेट से ही आगे किसके वो हुआ है, निर्माण हुआ है प्राथमिक जीव का, है ना। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो किसी दैविक शक्ति से या अलौकिक शक्ति से नहीं हुई है, बल्कि इस पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं उन रासायनिक तत्वों के आपस में क्रिया करके सरल यौगिक और जटिल यौगिकों के निर्माण के कारण हुआ है। ये जो कोशरवेट था, चूंकि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम थी, है ना, इसलिए वो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण के लिए जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे और प्रकाश संश्लेषी थे। इसमें बहुत सारे माइक्रोस्फीयर्स बने, मतलब बहुत सारे जो प्रोटीन और अन्य जो वसी अम्ल हैं वो आपस में संगठित होकर माइक्रोस्फीयर्स बनाए। वही माइक्रोस्फीयर्स कोशरवेट्स का निर्माण किए और वही कोशरवेट्स जिसमें जीवन की संपूर्ण गुण पाया जाता है, उन्हीं को आगे चलकर क्या नाम दिया गया, प्राथमिक जीव नाम दिया गया या जीवित अणु के नाम से उनको जाना गया। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक जीवों का निर्माण। जो कोशरवेट बना था वो कोशरवेट में और भी अन्य कार्बनिक यौगिक, जल में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक उसके चारों ओर जाकर चिपक गए और चिपक कर क्या बनाए, एक लेंसेथिल का एक आवरण बनाया। ठीक है। यही आवरण कालांतर में प्लाज्मा झिल्ली में बदल गया। हमें मालूम है कोशिका के चारों ओर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, जो कितने स्तरों का बना होता है, कितने स्तरों का बना रहता है, 3 स्तरों का बना रहता है ना। प्लाज्मा झिल्ली इसके 3 स्तर होते हैं, जिसमें से 2 स्तर होता है प्रोटीन का और एक स्तर जो होता है वो फास्फोलिपिड का होता है। इस प्रकार एक प्लाज्मा झिल्ली जो बनता है वो त्रिस्तरीय होता है ना। वो प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय होता है, वो किसके कारण हो रहा है, प्रोटीन के अणु के आपस में और फास्फोलिपिड के अणु के आपस में संगुणित होकर एक जटिल झिल्ली बनाने के कारण, मतलब उस जीव के जो जैविक सूप बना हुआ है उस जैविक सूप के चारों ओर आवरण बनाने के कारण। तो उस समय जब जो जीव बना, मतलब इनके प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हो गया, फिर न्यूक्लिक अम्ल भी बना हुआ था जो इसके केंद्रक में आ गए, है ना, जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, है ना। तो इत्यादि, मतलब ये जो संरचनाएं जो है जब धीरे धीरे बनना शुरू हो गए तो एक ऐसा जीव बन गया जिसमें स्वतः ही विभाजन और गुणन की क्षमता आ गया। ठीक है। मतलब ऐसा वो जीव जो पूर्ण रूप से जीवित अणुओं से पूर्ण रूप से किसका निर्माण हुआ, एक जीव का निर्माण हुआ जिसको प्राथमिक जीव कहा जाता है। जैसे प्रोटोजोआ, है ना, संघ के जो जीव हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, मतलब प्रथम प्राणी अर्थात इसी के अंतर्गत जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उन्हीं जीवों का सबसे पहले क्या हुआ, इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुआ, है ना। और उन्हीं जीवों में चूंकि वातावरण में जो है लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले वातावरण और आज के वातावरण जो है में बहुत अंदर है। पहले का वातावरण बहुत गर्म था, अभी वातावरण जो है कम, वातावरण में जो गर्मी जो है वो कम हो गया। लेकिन आज के हमारे जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण अभी का वर्तमान का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर से वापस बढ़ रहा है उसी ओर। किस ओर? आदि जो पृथ्वी का वातावरण था उस ओर। किस कारण? मानवीय क्रियाकलापों के कारण, है ना।
हमारे द्वारा क्या किए जा रहे हैं, पॉल्यूशंस फैलाए जा रहे हैं, है ना। तो पॉल्यूशंस के चलते ये सब चीज़ निर्मित हो रहा है। अब इस समय जो प्राथमिक जो जीव बने हुए थे वो अनाक्षी विषमपोषी जीव थे। अनाक्षी विषमपोषी क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं था, है ना। और विषमपोषी क्यों कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन निर्माण स्वयं नहीं कर सकता, है ना, जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। लेकिन कालांतर में जब शरीर के जो कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक कोशिका के चारों ओर एक भित्ति, मतलब एक विशिष्ट आवरण बना दिए जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और उसके अंदर एक विशेष प्रकार के और ऑर्गेनेल्स या अंगक बनाए जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल का जब निर्माण हुआ तो अगला नए जीव बने, उन नए जीवों को कहा गया स्वपोषी जीव। अर्थात अगला हो गया स्वपोषी जीवों का निर्माण। एक पानी में उपस्थित जो कार्बनिक यौगिक है, जैविक अणु है, उसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली बन गया और उसके जैविक जो केंद्रकी जो अम्ल है उसके केंद्रक में आ गए, है ना। उसके बाद फिर स्वपोषी जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। कैसे हुआ, जैसे जैसे उस जल में जो है कार्बनिक यौगिकों की अधिकता होती गई, बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ अणु जो है संकुड़ित होकर क्या बनाए, क्लोरोफिल बनाए। अब जब कोशिका में क्लोरोफिल बन गया तो क्लोरोफिल बनने के कारण वो जीव जो है पहले जो विषमपोषी थे उसमें से कुछ जीव किस में बदल गए, स्वपोषी जीवों में बदल गए। ठीक है, किन जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, फिर हरित लवक की आवश्यकता होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है ना। ये समस्त चीज अगर मिल जाए तो जो जीव जो है उसमें कौन सी क्रिया शुरू हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो चूंकि उस समय वातावरण में पानी की उपलब्धता बहुत कम था, है ना। पानी कम क्यों था, क्योंकि तापमान फिर भी कम नहीं था। तो जो पानी, जल स्रोत के पानी जो है वाष्पित होकर बारिश रूप में आता जरूर था लेकिन उड़ जाता था। तो उस समय जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके, या इनका यदि आपस में हम क्या कराएं, किण्वन कराएं। किण्वन का मतलब क्या होता है, भोजन को सड़ाना। किण्वन का मतलब क्या होता है, भोजन को सड़ाना। जैसे गांव में शराब बनाते हैं, है ना। शराब बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे महुए से शराब बना रहा है तो क्या करेंगे, महुए को पहले डुबो कर रख देंगे, है ना। जब तक उसमें सेंट आना, गंध आना शुरू ना हो तब तक वो डूबा रहता है। उसके बाद फिर उसको एक बर्तन में लेकर उसके भाप निकालते, मतलब उबालते हैं, जिससे भाप निकलता है, उस भाप को कलेक्ट करते हैं, वही कहलाता है शराब। तो पहले इस स्टेज में उसको क्या करा रहे हैं, किण्वन करा रहे हैं, अर्थात सड़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे क्रिया कराएं तो एक नया यौगिक बनेगा C6H12O6 प्लस यहाँ पर मुक्त होगा H2O, है ना। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, 6 दूनी 12, तो 6 यहाँ पर निकल गया, तो यहाँ पर और निकलेगा 6 अणु क्या बना, एक अणु बना कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात ग्लूकोज, एक अणु बना जल, और बनेगा यहाँ पर 12S, सल्फर जो है मुक्त हो गया। अब इस क्रिया में कौन सा गैस मुक्त हो रहा है, सल्फर। तो उस समय के जो जीव थे, जो स्वपोषी जीव थे, वो ऑक्सी नहीं ऑक्सी विषमपोषी जीव नहीं थे, बल्कि क्या थे, अनाक्षी विषमपोषी ही थे। मतलब ऑक्सीजन को मुक्त नहीं किया जा रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। फिर कालांतर में इसी क्रिया को यहाँ पर क्या कराया गया है, किण्वन कराया गया है ना। किण्वन को यदि हम सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में क्रिया को कराएं, 6CO2 प्लस 12H2S, यदि यहाँ पर उपस्थित हो जाए सूर्य ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश, सीधा सूर्य का प्रकाश ही लिख देते हैं,
तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये दोनों गैस आपस में क्रिया करेंगे और बनाएंगे C6H12O6, फिर 6H2O प्लस 12S। समीकरण वही है, बस क्रिया में अंतर हुआ। यहाँ पर क्या करा रहे हैं, किंड-1, और यहाँ पर क्या करा रहे हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इन यौगिकों को या इन गैसों को आपस में क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रिया कराने पर भी क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और कौन सा गैस मुक्त हो रहा है, सल्फर गैस। ठीक है, अब यहाँ पर जल की उपलब्धता बढ़ गया है ना, तो जल की उपलब्धता जैसी वातावरण में बढ़ा वैसे ही विषम जो स्वपोषी जीव है वो स्वपोषी जीव हाइड्रोजन सल्फाइड के स्थान पर पानी का उपयोग करना शुरू कर दी। कैसे, 6CO2 प्लस 6H2O हरित लवक की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हरित लवक की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में क्रिया किए और आपस में क्रिया करके 6H12O6 अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किए, प्लस कौन सा गैस मुक्त किए, ऑक्सीजन गैस मुक्त किए। मतलब जहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया जा रहा था वहां पर किसका उपयोग करना शुरू कर दिया, वो जल। तो जल का उपयोग किए तो कौन सा गैस मुक्त हुआ, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस जैसी पृथ्वी पर मुक्त होना शुरू हो गया, कौन सी क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या परिभाषा होगी इसकी, प्रकाश संश्लेषण की, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है 10वीं में, है ना, कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और हरित लवक की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा जल और खनिज लवण को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो इस तरीके से जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हुई तो वातावरण में कौन सा गैस मुक्त होना शुरू हो गया, ऑक्सीजन गैस मुक्त होना शुरू हो गया। फिर हमारा जो वातावरण था वो हाइड्रोजन संश्लेषी था, अब किस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन संश्लेषी, है ना। तो इसी को कहा जाता है ऑक्सीजन क्रांति। इससे से रिलेटेड जैसी प्रकृति में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हुई, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपयोग करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ, तो वातावरण में अचानक किसकी उपलब्धता बढ़ गई, ऑक्सीजन की, जिसको किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ऑक्सीजन क्रांति। पूर्व के जो जीव थे वो सल्फर संश्लेषी या हाइड्रोजन संश्लेषी थे, लेकिन जैसे ही जल का उपयोग शुरू हो गया वैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जो है एकाएक बढ़ गया और जीव जो है अपचायक से किस में बदल गया, ऑक्सीकारक में बदल गया, है ना। और ऑक्सीकारक में बदल गया तो उसी को किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर अगला, सुकेंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण। सुकेंद्रकी या यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण। यहां पर एक शब्द है यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब होता है सत्य, है ना, और करियान का मतलब होता है केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली। पहले जो प्राथमिक जो जीव बना था वो उसके चारों, केंद्र के चारों जो है केंद्र की झिल्ली का और केंद्र की जो झिल्ली के आवरण का जो है अभाव था, है ना। लेकिन जैसे ही वातावरण जो है प्रकाश संश्लेषी हो गया, प्रकाश संश्लेषी हो गया जिसमें ऑक्सीजन गैस को मुक्त करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे किसका निर्माण हुआ, सुकेंद्रकी अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, यही यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो है आगे चलकर द्विगुणित हुए, द्विगुणित होने के साथ साथ उनका जो संख्या जो है बढ़ता गया और
जो जीव जो बने हुए थे जल में, वो जल से उनका जब जैसे जैसे विकास हुआ वो जल से निकलकर कहाँ आ गए, हमारे पूरे वातावरण में फैल गए। आज की स्थिति में हम किन किन जीवों से परिचित हैं? हमें कौन कौन से जीवों के बारे में मालूम है? जलीय जीवों के बारे में मालूम है ना, स्थलीय जीवों के बारे में मालूम है, और वायु जीव भी हैं, वायु में उड़ते हुए देखे बहुत सारे जीवों को, है ना। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के वातावरण में, तीनों प्रकार के स्थानों पर जो है जीवों की उत्पत्ति हो गई। किनसे? इन्हीं जीवों से। तो ये तो हो गया प्राथमिक जीवों का निर्माण। अब आगे इस पूरे प्रक्रिया में जो जीवन की उत्पत्ति हो रही है, ये जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, रासायनिक तत्वों के आपस में क्रिया करने से कैसे जटिल यौगिक बने, और वो जटिल यौगिक से प्राथमिक जीव का निर्माण कैसे हुआ, इसको सिद्ध करने के लिए मिलर और यूरे नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्रयोग किया गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मिलर यूरे का प्रयोग, है ना। आधुनिक जो जीव रसायनवाद है, उस जीव रसायनवाद को सिद्ध करने के लिए मिलर और यूरे नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया? एक प्रयोग किया गया। उस प्रयोग को कहते हैं मिलर यूरे का प्रयोग। इनके द्वारा जो प्रयोग में क्या लिया गया? क्रमशः मीथेन, अमोनिया और पानी को 1:2:1 में एक फ्लास्क में लिया गया। किसको किसको? मीथेन को, अमोनिया को, पानी को, है ना। क्रमशः कितने कितने अनुपात में लिया गया? 1:2:1 अनुपात में एक फ्लास्क में लिया गया। ठीक है, चलिए इसको चित्र के माध्यम से ही समझते हैं। एक इस प्रकार गोल पेंदे का उनके द्वारा फ्लास्क लिया गया। इस गोल पेंदे के फ्लास्क के आगे एक कांच की नली लगा दी गई, जिसको आगे चलकर इस प्रकार यू के आकार में मोड़ दिया गया। और इसके दूसरे हिस्से को एक दूसरे फ्लास्क से संपर्क कर दिया गया, जहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया गया और यहां पर विद्युत स्पूलिंग की गई। और इसी में भर दिया गया CH4NH3H2O और H2 गैस को। इन गैसों को यहां पर भर दिया गया और यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, एक एनोड का कार्य किया और दूसरा कैथोड का। ये इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया क्योंकि आदि वातावरण में, आदि समय में जो पृथ्वी का वातावरण जिस प्रकार गर्म था, उस प्रकार के वातावरण तैयार करने के लिए एक विद्युत विसर्जन तैयार किया गया वहाँ पर। ठीक है, और विद्युत विसर्जन तैयार करके उसी में जो है मीथेन, अमोनिया और जल को जो है 1:2:3 के अनुपात में उसमें डाल दिया गया और इसकी संपर्क जो है आगे दूसरी नली से इस प्रकार कर दिया गया, है ना। तो ये हो गया मिलर यूरे के प्रयोग का चित्र। ठीक है, अब देखिए अब आगे प्रोसेस कैसे हुआ, है ना। जैसे यहाँ पर मीथेन, अमोनिया और पानी को और साथ में हाइड्रोजन को, है ना, कितने अनुपात में? 1:2:1 में भरा गया और भरकर दोनों इलेक्ट्रोडों के द्वारा, है ना, एक को कैथोड कहते हैं और एक को एनोड कहते हैं, उनके द्वारा जब इस विद्युत विस्फोलन किया गया तो एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जो पहले हमारे इस पृथ्वी पर वातावरण था, मतलब गर्म वातावरण तैयार हो गया। ठीक है, उस गर्म वातावरण तैयार होने के कारण ये जो गैसें हैं ये भी गैसीय अवस्था में होता है, मीथेन, अमोनिया भी गैसीय अवस्था में होता है और पानी भी पास में बदल जाएगा, है ना। तो इनसे आपस में जब एक क्रिया करके एक कार्बनिक यौगिक बनाए विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार कार्बनिक यौगिकों को आगे ले जाकर एक स्थान पर ठंडा किया गया। गैस को ठंडा करने पर ये पदार्थ जो है यहाँ पर इनसे बने हुए जो रासायनिक पदार्थ है ना, वो रासायनिक पदार्थ इस फ्लास्क में प्राप्त हुए। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हुए? वो वही सब पदार्थ प्राप्त हुए जो एक जीव के शरीर के कोशिका में पाया जाता है ना। एक जीव के शरीर के कोशिका में जो रासायनिक कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, वही रासायनिक कार्बनिक यौगिक इस फ्लास्क में
प्राप्त हो गए, जिससे ये प्रूफ होता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है आधुनिकवाद से हुआ है, ना कि धार्मिक वादों से। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले एक सरल अणु का निर्माण हुआ, है ना, मतलब रासायनिक तत्व जो है आपस में क्रिया करके एक सबसे पहले एक अणु बनाया, है ना, मतलब एक अंडाणु बनाया, और अंडाणु से फिर जीवन की आगे उत्पत्ति हुई। और फिर आगे जैसे जैसे इन जीवों की उत्पत्ति हुई, मतलब स्वपोषी जीवों की उत्पत्ति हुई, वैसे वैसे उनमें प्रजनन की दर, चूंकि प्रजनन की क्षमता पाया जाता है, तो प्रजनन की क्रिया के कारण वो अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते गए। और आज हमारे इस पृथ्वी पे जीवों की जो है जातियों की संख्या 22,50,000 है। मतलब समस्त जीवों की कितनी जातियां ज्ञात हैं? 22,50,000, है ना, इतने जीवों की जातियां हैं। अब जाति का मतलब ये नहीं कि कोई एसटी, कोई एससी या कोई ओबीसी, ऐसा नहीं। जाति का मतलब होता है जैसे हमारा जो एक अलग जाति है ना, वैसे ही गाय बैल वो अलग हो गए, फिर पशु पक्षी में बहुत सारे और वो हैं, इस प्रकार बहुत सारे प्रजातियां और जातियां जो है विकसित हो गए। ठीक है, इस प्रकार हमारे पृथ्वी पर जो है वातावरण, पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में विषाणु का भी विशेष योगदान रहा, है ना। विषाणु ऐसे जीव है जिनके चारों ओर केंद्रकीय आवरण का अभाव होता है। ये विषाणु जो है सबसे पहले बने, है ना, विषाणु सुने हैं ना, वायरस, ये विषाणु सबसे पहले बने। और ये विषाणुओं में 2 प्रकार के गुण पाया जाता है। यदि किसी विषाणु को जीवित कोशिका के संपर्क में रखा जाए तो पूरा वो जीव के समान व्यवहार करेगा, और यदि उसको मृत कोशिका या मृत पदार्थ के संपर्क में रखा जाए तो किस तरह व्यवहार करेगा? मृत पदार्थ के समान व्यवहार करेगा। इसलिए विषाणु को जो है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। विषाणुओं को क्या कहा गया है? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के गुण हैं, जीवों के भी गुण है और सजीवों के भी गुण है और निर्जीवों के भी गुण मौजूद है। ठीक है, तो आज आपने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रासायनिक विकास और कार्बनिक विकास और साथ साथ में मिलर यूरे के प्रयोग के बारे में पढ़ा। ठीक है, धन्यवाद।